हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, इन सारे सवालों का आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में जो है, प्रयोजन शब्द के साथ मूलक प्रत्यय लगने से प्रयोजन मूलक पद बना है। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य अथवा प्रयुक्ति। प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, तो प्रयुक्ति। आपको याद रखना है कि प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य अथवा प्रयुक्ति। मूलक से तात्पर्य है आधारित, और मूलक से क्या तात्पर्य है, आधारित है। अतः प्रयोजनात्मक मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य हो गया कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। इस तरह प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप या शैली है जो विषयगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त की जाती है। विकास के प्रारंभिक चरण में भाषा सामाजिक संपर्क का कार्य करती है, और जब किसी भी भाषा का विकास होता है तो विकास के प्रारंभिक चरण में भाषा जो है सामाजिक संपर्क का कार्य करती है। भाषा के इस रूप को संपर्क भाषा कहते हैं, और भाषा के इस रूप को क्या कहेंगे, तो संपर्क भाषा कहेंगे। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक चरण में भाषा सामाजिक संपर्क का जो कार्य करती है विकास के प्रारंभिक चरण में, इसे ही भाषा को, यानी इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा बहते नीर के समान है, और संपर्क भाषा जो है बहते नीर के समान है। प्रौढ़ा की अवस्था में भाषा के वैचारिक संदर्भ परिपुष्ट होते हैं और भावात्मक अभिव्यक्ति कलात्मक हो जाती है। भाषा के इन रूपों को दो नामों से अभिहित किया जाता है। पहला हो गया प्रयोजन मूलक और दूसरा आनंद मूलक। आनंद विधायक भाषा साहित्यिक भाषा है, यानी जो आनंद मूलक भाषा है वह साहित्यिक भाषा है। साहित्येतर मानक भाषा को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। और प्रयोजन मूलक भाषा किसे कहते हैं, तो साहित्येतर मानक भाषा को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं, जो विशेष भाषा समुदाय के समस्त जीवन संदर्भों को निश्चित शब्दों और वाक्य संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। भाषिक उपादेयता एवं विशिष्टता का प्रतिपादन प्रयोजन मूलक भाषा से होता है, और हमारा जो है भाषिक उपादेयता एवं विशिष्टता का जो प्रतिपादन होता है तो प्रयोजन मूलक भाषा से ही होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप। अब जो है हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप कैसा है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसके बोलने व समझने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में यह तीसरे क्रम की भाषा है। हिंदी क्या है हमारा, तो बोलने व समझने वालों के अनुसार जो है विश्व में यह तीसरे स्थान पर है। हिंदी तीसरे स्थान पर है, तीसरे क्रम की भाषा है, यानी कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अतः स्वाभाविक ही है कि विश्व की चुनिंदा भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा और भारत की अभिज्ञात राष्ट्रभाषा होने के कारण देश प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का व्यापक प्रयोग हो राष्ट्रीयता की दृष्टि से आसार उपकारक ही है। और यह जो है कि देश के प्रशासनिक कार्य में जो है हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है, तो यह राष्ट्रीयता की दृष्टि से, यानी हमारे राष्ट्र के लिए यह एक उपकारक ही है। प्रयोजन मूलक हिंदी के भाषिक अध्ययन का ही एक और नाम है, एक और रूप है। एक समय था जबकि सरकारी, अर्ध सरकारी या सामान्यतः कार्यालयीन पत्राचार के लिए अंग्रेजी एकमात्र सक्षम भाषा थी। प्रारंभ की बात करें फ्रेंड्स जब, तो सरकारी या अर्ध सरकारी या सामान्यतः कार्यालय के जो पत्राचार के लिए जो भाषा था तो अंग्रेजी एकमात्र सक्षम भाषा था। प्रारंभ की बात है, समझी जाती थी। अंग्रेजी की उक्त महानता आज सत्य से टूटी चेतना की तरह बेकार सिद्ध हो रही है, चूँकि हिंदी में अत्यंत बढ़िया, स्तरीय तथा प्रभावक्षम पत्राचार में संभव हुआ है। अतः जो लोग हिंदी को अविकसित भाषा कहते थे, कभी खिचड़ी तो कभी क्लिष्ट भाषा कहते थे, यानी एक समय था कि जब हिंदी भाषा को जो है क्लिष्ट भाषा कहते थे, इसके बाद खिचड़ी भाषा कहते थे, या अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को नीचा दिखाने की मूर्खता करते थे, और जो है हिंदी को नीचा दिखाते थे अंग्रेजी की तुलना में कि अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ भाषा है।
उन्हें ऐसा भी लगने लगा है कि हिंदी वाकई संसार की एक महान भाषा है, हर एक दृष्टि से परिपूर्ण एक संपन्न भाषा है। राजभाषा के अतिरिक्त अन्य नए नए व्यवहार क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार तथा प्रसार होता है, जैसे रेलवे प्लेटफार्म, मंदिर, धार्मिक संस्थानों आदि में। जीवन के कई प्रतिष्ठित क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, कानून और न्यायालय, उच्च स्तरीय वाणिज्य और व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए भी हिंदी का प्रयोग सुविधाजनक और आवश्यक बन गया है। भारतीय व्यापारी आज हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकते। उनके कर्मचारी, ग्राहक सभी हिंदी बोलते हैं। व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोजनों से हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और जो है हिंदी का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों में किया जाता है। जैसे कि बैंक में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है, तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है। हिंदी के इस स्वरूप को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ गया कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग प्रयोजनों से जो हिंदी का विविध रूप देखते हैं, हिंदी का प्रयोगात्मक रूप देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग अलग है, तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है। और हिंदी का जो यही स्वरूप है, यानी विविधता पाया जाता है, इस हिंदी के इस स्वरूप को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं। प्रयोजन मूलक रूप के कारण हिंदी भाषा जीवित रही है, और इन्हीं प्रयोजन मूलक रूप के कारण ही हिंदी भाषा जो है जीवित रही है। आज तक साहित्य हिंदी का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन साहित्यिक भाषा किसी भी भाषा को स्थायित्वनात्मक बनाती है और प्रयोजन मूलक भाषा उसके गत्यात्मक बनाती है। गतिमान जीवन में गत्यात्मक भाषा ही जीवित रहती है, प्रचलित रहती है। आज साहित्य तो संस्कृत में भी है, लेकिन उसका गत्यात्मक रूप जो है प्रयोजन मूलक रूप समाप्त हो गया है, अतः वह मृतवत हो गई है। हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप अधिक शक्तिशाली तथा गत्यात्मक है। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि संस्कृत में भी तो हमें साहित्य मिलते हैं, लेकिन वह जो है प्रयोजन मूलक रूप उनका समाप्त हो गया है। अर्थात कि ये जो हर क्षेत्र में यानी बोलचाल की भाषा में हर जगह में जो व्याप्त भाषा है, तो वह संस्कृत नहीं है, जिसके कारण से जो है संस्कृत साहित्य जो है उसका स्तर जो है नीचा हो गया है, अतः वह मृतवत हो गई है। हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप अधिक शक्तिशाली तथा गत्यात्मक है। क्यों गत्यात्मक है? क्योंकि हिंदी का जो प्रयोजन मूलक रूप न केवल उसके विकास में सहयोग देगा, बल्कि उसको जीवित रखने एवं लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस प्रकार विभिन्न प्रयोजनों के लिए गठित समाज खंडों द्वारा किसी भाषा के ये विभिन्न रूप या परिवर्तन ही उस भाषा के प्रयोजन मूलक रूप है। अंग्रेजी शासन में यूरोपीय संपर्क से हमारा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा काफ़ी बदला। धीरे धीरे हमारे जीवन में नई उद्भावनाएं जैसे पत्रकारिता, इंजीनियरिंग, बैंक या पनपी। तदनुकूल हिंदी के नए प्रयोजन मूलक भाषिक रूप भी उभरे। स्वतंत्रता के बाद तो हिंदी भाषा का प्रयोग क्षेत्र बहुत बड़ा है, और तदनुरूप उसके प्रयोजन मूलक रूप भी बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं। साहित्यिक विधाओं, संगीत, कपड़ा बाजार, सट्टा बाजारों, चिकित्सा, व्यवसाय, खेतों खलिहानों, विभिन्न शिल्पों और कला व खेलों के अखाड़ों, इसके बाद कोर्ट कचहरियों आदि में प्रयुक्त हिंदी पूर्णतः एक नहीं है। रूप रचना, वाक्य रचना, मुहावरे आदि की दृष्टि से उनमें कभी थोड़ा कभी अधिक अंतर स्पष्ट है, और ये सभी हिंदी के प्रयोजन मूलक परिवर्तन या उपरूप है, और इन्हीं को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो प्रयोजन मूलक भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। जैसे कि प्रयोजन मूलक की हिंदी की विशेषता हो गया वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्तता, इसके बाद है वाच्यार्थ प्रधानता, सरलता और स्पष्टता। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं में जो क्या वैज्ञानिकता है, इसे कवर कर लेते हैं। तो प्रयोजन मूलक शब्द परिभाषिक होते हैं। किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है, जो शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है। ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिंदी की परिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब है अनुप्रयुक्तता। तो उपसर्गों, प्रत्ययों और सामाजिक शब्दों की बाहुलता के कारण
हिंदी की प्रयोजनमूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। इसलिए हिंदी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि इस पर जो है उपसर्ग से, प्रत्यय से और सामाजिक शब्दों की बहुलता के कारण इनमें कई सारे अर्थ स्पष्ट करने में सुविधा होती है। तो यह प्रयोजनमूलक हिंदी की अनुप्रयुक्तता का अर्थ हो गया। अब है वाच्यार्थ प्रधानता। तो हिंदी के पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है, अतः ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले विभिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है। इससे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है, अतः हिंदी का वाच्यार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न करता। सरलता और स्पष्टता क्या है? तो हिंदी की प्रयोजनमूलक शब्दावली सरल और एकार्थक है। हिंदी की जो प्रयोजनमूलक शब्दावली क्या है, सरलता और स्पष्टता की बात करें तो वह सरल और एकार्थक है, जो प्रयोजनमूलक भाषा का मुख्य गुण है। प्रयोजनमूलक भाषा में अनेकार्थकता दोष है। हिंदी शब्दावली इस दोष से मुक्त है और हमारी जो हिंदी की शब्दावली है इस दोष से मुक्त है। इस तरह प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ, हिंदी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ वरन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है। आज प्रयोजनमूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तकनीकी शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है और निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी पर जो फ्रेंड्स हम लोग विविधता रूप में, बहुरूप में प्रत्येक क्षेत्र पे जो है हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी जो हमारी हर समस्या का विभिन्न रूप लेकर सामने प्रस्तुति को दूर करते हैं, जो प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आते हैं और इसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और हर क्षेत्र में हमें जो है हिंदी के बारे में जानने को या देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी से प्रयोजनमूलक हिंदी हमारा जो क्लास है समाप्त होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रयोजनमूलक हिंदी की क्या क्या विशेषताएं भी हो गया, जैसे कि वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्तता, इसके बाद वाच्यार्थ प्रधानता, सरलता और स्पष्टता। तो हिंदी की जो ख्याति प्राप्तियां हैं तो यानी उसी से प्रयोजनमूलक हिंदी संबंधित है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।